नमस्ते डॉक्टर साहब। प्रथम मैं आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज मुझे आपके बीच में आकर मैं जो कुछ सोचता हूं उस बारे में कहने का मौका दिया है। मेरा जो परिचय डॉक्टर दुबे जी ने करवाया है आपके साथ में, ये तो उनका बड़प्पन है कि उन्होंने ये सब बातें कही, पर मैं तो अपने आप को एक जमीन मालक कहता हूं कि सौभाग्य से मैं एक ऐसे घर में जन्मा कि जो मेरे दादा जमींदार थे, और ऐसा कहते हैं कि उनके पास में 1400 एकड़ जमीन थी। पर मेरा जन्म नागपुर में हुआ था क्योंकि मेरी माँ नागपुर के एक व्यापारी की लड़की थी, कपड़े के व्यापारी की, और वो अकेली लड़की थी। तो उसके पिताजी ने उनको नागपुर लाया, हमारे पिताजी को भी नागपुर लाया, अपने दामाद को, और हम यहीं रहे, यहीं जन्मे। पर पिताजी का देहांत बहुत जल्दी हो गया था, तो हमारे नाना ने ही हमको छोटे से बड़ा किया। बचपन से मैं नागपुर शहर भी देख रहा था, मेरे नाना को भी देख रहा था, और गांव को भी देख रहा था, क्योंकि छुट्टियों में गांव में जाता था, और दादा की परिस्थिति भी देख रहा था। तो मुझे जब समझ में आने लगा तब मैं ये देख रहा था कि मेरे दादा तो हर समय आर्थिक तंगी में है, और मेरे नाना जो एक कपड़े के व्यापारी है वो प्रॉस्पर हुए हुए हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है ये उस समय समझ में नहीं आ रहा था, पर मैं ये देख रहा था। 1970 में हमारे चाचा उनके जब बंटवारे हुए तब मुझे और मेरे भाई को 50-50 एकड़ जमीन मिली, और ये 100 एकड़ जमीन हमारे दादा ने बिना कल्टीवेट किए पड़ी छोड़ दी थी। मैं उस समय एमएससी कर रहा था केमिस्ट्री में, तो मैंने सोचा कि चलो 100 एकड़ जमीन है तो अपन इसको करते। तो नागपुर से आ जाकर मैं वो खेती करने लगा 1970 में, और 1 साल मैंने वो खेती की। पूरी असिंचित खेती थी, पर 100 एकड़ जमीन में से कुछ बचा ही नहीं। तो मैं सोचने लगा कि मैंने खेत में काम करने वाले मजदूर, मेरी माँ बहन को 1 रुपया रोज मजदूरी दी। जो भाई मेरे खेत में काम करते थे उनको 2.5-3 रुपए रोज उस समय था, और इतनी कम मजदूरी देने के बाद में भी 100 एकड़ जमीन का मालक करके मेरे लिए इसमें से कुछ भी बचा नहीं है। और मैं मजदूरी ज्यादा नहीं देता हूं, पर गांव वाले भी तो नहीं दे रहे हैं। तो ये 1 रुपया मजदूरी, 2.5-3 रुपए मजदूरी में इन लोगों की गरीबी कैसी दूर होगी? क्योंकि उस समय इंदिरा जी गांधी कहती थी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री थी। तो भाई ये गरीबी कैसी हटेगी, और इन गरीबों की गरीबी का जिम्मेदार कौन है? तो उसी समय मुझे ये महसूस हुआ कि ये गांव की गरीबी का जिम्मेदारी गांव के जमीन मालक किसान पर नहीं है, तो ये इस व्यवस्था पे है। और ये व्यवस्था ये कह रही है गांव के किसानों को कि आप कम से कम मजदूरी दो, ज्यादा से ज्यादा काम करवाओ, और सब जीवन आवश्यक वस्तुएं जो है वो शहरों को सस्ते में दो, और इस प्रोसेस में जो भी बचेगा वो आपकी दलाली करके आप लो, आप भी जियो और मजदूरों को भी मरने मत दो। अरे मैंने कहा ये तो व्यवस्था जमीन मालक के माध्यम से ये गांव पे गरीबी लाद रही है। ये मजदूर तो झगड़ नहीं सकते हैं, तो ये तो अपना काम है कि इस व्यवस्था के खिलाफ अपन ने खड़ा होना चाहिए। भाइयों बहनों, बड़ी नम्रता से मैं कह रहा हूं कि मैं आज भी वही सामान्य कार्यकर्ता हूं कि जो इस व्यवस्था से ये सवाल पूछता हूं कि खेत मजदूर भाई बहन की, उसको थोड़ा व्यापक करके असंगठित मजदूर भाई बहनों की मजदूरी अगर नहीं बढ़ेगी तो गरीबी कैसे हटेगी? इस एक ही सवाल का जवाब कोई नहीं देता है। दोस्तों, खेती में सब कुछ कहा जाता है, उत्पादन बढ़ाओ, नए तंत्रज्ञान का स्वीकार करो, और ये तो 1970-72 के आसपास ही बढ़ने लग गया था। हरित क्रांति शुरू हो गई थी, क्योंकि हम स्वतंत्र भारत में अमेरिका के पीएल 480 के मदद पर जी रहे थे। हमारे अनाज नहीं था, अमेरिका से जहाज आता था अनाज का, तब यहां रोटी मिलती थी।
आप सबको याद होगा कि स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, उन्होंने उस समय देश की जनता को हफ्ते में एक दिन उपवास सोमवार करने के लिए कहा था, क्योंकि हम अमेरिका के मदद पे जिंदा थे। और उसी समय से हरित क्रांति शुरू हुई। आपने जो एमएस स्वामीनाथन का नाम डॉक्टर दुबे जी ने बताया आपको, वो हरित क्रांति के एक प्रकार से प्रणेता और नेता थे। उत्पादन बढ़ाने का काम तो देश में हुआ, परंतु एक बात हम सबको स्वीकारनी पड़ेगी कि उत्पादन तो बढ़ा, पर किसानों का उत्पन्न नहीं बढ़ा, गांव की गरीबी दूर नहीं हुई। उत्पादन बढ़ाना एक बात है और उत्पन्न बढ़ाना ये एक दूसरी बात है। आप सबको ये भी मालूम है कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने का धुआं निकलने वाला देश कहा जाता था। हमारे देश में तो कहीं भी सोने की खदानें, चांदी की खदानें नहीं है। फिर इतना सोना और चांदी आया कहां से? तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे देश से हम जो खेती में पैदा करते हैं वो एक्सपोर्ट होता था। हमारे मसाले एक्सपोर्ट होते थे, हमारा अनाज एक्सपोर्ट होता था, हमारे यहां से रेशम का कपड़ा एक्सपोर्ट होता था, हमारे यहां से कपास एक्सपोर्ट होता था। और इसके बदले ये जो निर्यात होता था, हम उस समय निर्यात में, विश्व व्यापार में बहुत आगे थे। इस निर्यात के बदले देश में सोना और चांदी आता था, और इसलिए भारत को सोने का धुआं निकलने वाला देश कहते थे। इस देश में इसमें लालच में मुगल आए, पर मुगल तो यहां रह गए, उन्होंने यहां की संपत्ति यहीं रखी। पर अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने यहां के संपत्ति को लूटना शुरू किया। आप सब जानते हैं कि जब बाष्प इंजन का शोध लगा और बाष्प इंजन से जब मैकेनिकल इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में शुरू हुआ, तो उसके लिए उनको रॉ मटेरियल की जरूरत थी, कच्चे माल की जरूरत थी, और वो पैदा हुआ मशीन से जो माल है उसके लिए बाजार की भी जरूरत थी। तो उन्होंने अफ्रीका और एशिया के देशों को गुलाम करना शुरू कर दिया। भारत भी अंग्रेज का गुलाम हुआ, अफ्रीका के देश भी कई कई यूरोपियन देशों के, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल के गुलाम हुए। हमारे यहाँ पे भी पुर्तगाल आए थे पर वो गोवा में रह गए, हमारे यहाँ पे भी फ्रेंच आए थे पर वो सिर्फ पांडिचेरी तक के ही रह गए। पूरे देश को अंग्रेजों ने अपना गुलाम बनाया। मैं बात को छोटा करने के लिए कहता हूं, आप सबको बाकी का इतिहास मालूम है। महात्मा गांधी ने हमें स्वदेशी का नारा दिया, खादी की बात कही। क्यों कही? क्योंकि ये गोरा अंग्रेज हमारे देश से कपास ले जाता था मैनचेस्टर, लैंकाशायर में, और कपड़ा बनाता था, और वो कपड़ा यहां लाके महंगे दाम से बेचता था। सस्ता कपास, महंगा कपड़ा, कैपिटल एक्यूमुलेशन, पूंजी का संचय इंग्लैंड में, विकास वहां पर, और यहाँ का किसान मजदूर, बुनकर, सूत काटने वाला, रंगारी, ये सब गरीब होते थे और कर्जे में रहते थे। इसीलिए उन्होंने गोरे अंग्रेज को इस देश से निकालने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमको अंग्रेज को नहीं हकालना है, हमको अंग्रेजियत को हकालना है, उनकी नीति को हकालना है। पर दोस्तों, 1947 के बाद में जो हुआ, वो जो किसान आंदोलन, उसकी परिभाषा करता है कि गोरा अंग्रेज तो इस देश से चला गया, परंतु उसके जगह पे काला अंग्रेज राज करने लगा। माफ करना, काला अंग्रेज राज करने लग गया। और पहले कपास मैनचेस्टर, लैंकाशायर जाता था, स्वतंत्र भारत में वो बंबई, अहमदाबाद जाने लग गया, पर नीति वही, सस्ता कपास, महंगा कपड़ा। आज भी आप देख लीजिए, मैं बाद में बताऊंगा आपको, और भी आज भी वही नीति है कि कपास के दाम बढ़ते हैं तो कपड़े के दाम बढ़ जाते हैं, परंतु जब कपास के दाम कम होते तो बढ़े हुए कपड़े के दाम कम नहीं होते। कहां जाता है ये सब मुनाफा? तो दोस्तों, ये जो बात गांधी ने कही थी, यही बात मार्क्स के समय एक मार्क्सवादी लेफ्ट विचार की इकोनॉमिस्ट थी,
जर्मनी में रही वो, उसका नाम है रोजा लग्जमबर्ग। उसने भी ये उस समय बात कही थी कि जो मार्क्स ने कहा था कि पूंजी संचय मजदूरों के शोषण से होता है, कैपिटल एक्यूमुलेशन इज डन बाय द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, तो रोजा लग्जमबर्ग ने ये कहा था कि कैपिटल इज एक्यूमुलेटेड बाय एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रॉ मटेरियल ऑल्सो, कच्चे माल की लूट करके भी पूंजी संचय होता है। और उसने ये कहा कि ये जो गुलाम देश है, ये गुलाम देश इसीलिए बनाए गए हैं कि यहाँ का सस्ता मजदूर, यहाँ का कच्चा माल लूट कर कैपिटल एक्यूमुलेशन करने का और औद्योगिकरण करने का। तो फिर उसको पूछा गया कि ये गुलाम देश तो कल स्वतंत्र भी होंगे ना, तो ये कल स्वतंत्र जब होंगे तो इन देशों के औद्योगिक विकास के लिए फिर पूंजी कहां से आएगी, ये किसको लूटेंगे? तो उसी समय रोजा लग्जमबर्ग ने जवाब दिया बहुत सरल भाषा में कि देन देयर विल बी इंटरनल कॉलोनियलाइजेशन, अंतर्गत वसाहतवाद होगा और शहरों के विकास के लिए गांव का शोषण होगा। दोस्तों, आज क्या हो रहा है? आज हमारे देश में वही हो रहा है। और बात को छोटा करने के लिए, ये जो शोषण की प्रक्रिया है कि कैपिटल इज एक्यूमुलेटेड बाय एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रॉ मटेरियल, कृषि के उत्पादनों को लूटकर ही विकास का ये सब जो मायाजाल खड़ा किया जा रहा है, इस पर शेतकरी संगठन ने, किसान आंदोलन ने फोकस किया और हमने ये परिभाषा की कि इस देश में दो देश है, एक इंडिया है और एक भारत है। इंडिया वो है कि जो औद्योगिकरण के भरोसे पे बड़ा हो रहा है, पर इस औद्योगिकरण के लिए भारत के किसान की, असंगठित मजदूर की लूट की जा रही है। और इसलिए मैं आपको याद दिला देता हूं कि उस समय ब्लीच ने, जब शेतकरी संगठना शरद जोशी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में बड़ी हो रही थी, उस समय हेडलाइन दी थी कि भारत डिक्लेयर्स वॉर अगेंस्ट इंडिया। ये बढ़ते गया, तो दुर्भाग्य से हुआ क्या कि 90 में पूरे दुनिया में एक नई चर्चा शुरू होगी, 90 से पहले से, मुक्त अर्थव्यवस्था की। और आप सबको मालूम होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में दुनिया के व्यापार के बारे में नियम बनाने के लिए गैट नाम की संस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बनी थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ उसको कहा जाता है। उसकी उरुग्वे में 86 में मीटिंग शुरू हो गई थी और उस मीटिंग में पहली बार एग्रीकल्चर का विषय चर्चा में आया था। और 86 में हुई मीटिंग 1994 तक के कोई निर्णय नहीं कर पाई, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के एग्रीकल्चर सब्सिडी पे वहां पे झगड़ा चल रहा था। कौन कितनी सब्सिडी देगा, उसकी मर्यादा क्या होगी, वो तय करने के लिए 94 तक के बहस चली। और फिर 1 जनवरी 1995 में गैट को डिसॉल्व किया गया और WTO, विश्व व्यापार संगठन जो आज सुनते वो बनाया गया। उसमें डंकेल ड्राफ्ट था, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर था, उसको स्वीकार किया गया। हमारे देश में भी किसान आंदोलन इसमें विभाजित हो गया और एक वर्ग ने, शरद जोशी के वर्ग ने WTO को, विश्व व्यापार संगठन को समर्थन दिया, डंकेल ड्राफ्ट को समर्थन दिया। मेरे जैसा कार्यकर्ता कहता था कि दुनिया में कहीं पे भी खेती ये सरकार के मदद के बिगैर चलती नहीं है। विदाउट सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट नोवेयर एग्रीकल्चर इज सस्टेनेबल, ये मैं कहता था। मैंने शरद जोशी जी से विनम्रता से सवाल पूछा कि मुझे एक देश ऐसा दुनिया में विकसित बताइए कि जहां सरकार के मदद के बिगैर खेती और किसान चल रही है। ऐसा देश एक भी नहीं है। दोस्तों, दुर्भाग्य से इस देश का किसान आंदोलन विभाजित हो गया और जो मैं बात बड़ी नम्रता से कह रहा था, आज देखिए आप 90 के बाद में 2022 तक की स्थिति क्या है। तो गांव के सवाल हल नहीं हुए हैं। दुनिया में एक नई कहावत बहुत प्रसिद्ध होती जा रही है
कि अमीर अमीर बन रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, रिच इज बिकमिंग रिचर एंड पुअर इज बिकमिंग पुअरर। ये सब जो है, ये सब शोषण के नीति से है, रॉ मटेरियल के शोषण से, मजदूरों के शोषण के नीति से, और संपत्ति समाज निर्माण करता है, पर उस संपत्ति का समाज में सही वितरण हो, ये जो जिम्मेदारी सरकार की है वो सरकार नहीं निभा रही है, और संपत्ति कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में इकट्ठा हो रही है, और इसलिए कुछ लोग बहुत अमीर हो रहे हैं और बहुत गरीबी बढ़ते जा रही है। दोस्तों, मैं एक आंकड़ा आपको बताता हूं कि स्वतंत्र भारत हुआ उस समय कृषि का भारत के जीडीपी में हिस्सा 50% के आसपास था। उस समय हमारे 40 करोड़ लोगों के लिए हमारे पास में अनाज नहीं था, यानी कृषि का उत्पादन कम था। आज 2022 में हमारे 140 करोड़ लोगों के लिए गेहूं और चावल इतना है कि वो गोडाउन में कहां रखना इसकी चिंता है। हम चावल भी एक्सपोर्ट करते हैं, और इस साल तो यूक्रेन और रशिया के युद्ध के कारण हम गेहूं निर्यात भी करने लग गए थे, क्योंकि दुनिया में गेहूं के दाम बढ़ गए थे। और 140 करोड़ लोगों के लिए हम दालें भी पैदा कर रहे हैं, तेल भी पैदा कर रहे हैं। इतना जरूर है कि तेल और दालों में हम अभी स्वयं पूर्ण आत्मनिर्भर नहीं हुए। इतना कपास भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 80 लाख गाठों तक एक्सपोर्ट किया, परंतु जीडीपी में खेती का हिस्सा ये 12 से 16% तक के 12 to 16% फ्रॉम 50% नीचे आ गया है। अच्छा, उद्योग का हिस्सा बढ़ा रहता तो भी आनंद हुआ रहता, क्योंकि उद्योग का हिस्सा अगर जीडीपी में बढ़ा है तो रोजगार भी बढ़े हैं, परंतु उद्योग का हिस्सा भी 25-30% से ज्यादा नहीं है। परंतु सर्विस सेक्टर का हिस्सा जीडीपी में 60% हो गया है। जरा सोचिए कि सर्विस सेक्टर का हिस्सा 60% क्यों हो गया? क्यों कि हमारे देश में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें हर 10 साल में तिगुनी बढ़ाई जाती है। मैं पे कमीशन का विरोधक नहीं हूं, परंतु मुझे आपका ध्यान इस तरफ लाना है कि इस देश की जो अर्थनीति है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो मुद्रा नीति है, जो फिस्कल मैनेजमेंट है, वह देश में गरीबी बढ़ाने में और अमीरों की अमीरी बढ़ाने में किस तरह से सहायक होता है, इस पर अगर हम चर्चा नहीं करेंगे और उसको दुरुस्त नहीं करेंगे तो गरीब की गरीबी कैसे दूर होगी, इसका विचार हमको करना होगा। दोस्तों, मैं 1948 से हमारे देश में 1946 से हमारे देश में पे कमीशन है। हर 10 साल में ये पे कमीशन आता है, और हर 10 साल में ये पे कमीशन आप अगर देखो तो 2.5 से 3 गुना ये हमारे सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ाता है। मैं बहुत पुराने इसमें नहीं जाता हूं, पर आपको सीधा समझ में आए इसलिए एक आंकड़ा देता हूं कि 5वें वेतन आयोग का कम से कम वेतन 2550 था। 6वें वेतन आयोग का कम से कम वेतन ये 7,000 रुपए महीना था, और 7वें वेतन आयोग का कम से कम वेतन 18,000 रुपए महीना है। हर 10 साल में ये 2.5 से 3 गुना बढ़ गया। कोई मुझे इस बात का जवाब दे कि क्या खेत मजदूर की मजदूरी ये 2.5 से 3 गुना, वेतन आयोग जितनी नहीं पर 2.5 से 3 गुना बढ़ी है क्या हर साल? और वो मजदूरी का हिसाब लगाकर फसलों के दाम तय किए गए हैं क्या कृषि मूल्य आयोग के माध्यम से, एमएसपी, और वो बाजार में नहीं मिलेगी तो सरकार संरक्षण देती है क्या? इसका जवाब नहीं है। इसीलिए दिल्ली में इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, या 1980 से हम लोग आंदोलन कर रहे थे। दोस्तों, हम दुनिया की बात करते हैं, परंतु दुनिया में किसानों को बहुत सब्सिडी है। एक आंकड़ा यह है कि अमेरिका में कपास पैदा करने वाले किसान को $4.6 बिलियन की सब्सिडी दी जाती है। अब मुझे बताइए कि इतनी सब्सिडी मिलने वाले कपास उत्पादक किसान के साथ में भारत का छोटा छोटा किसान कपास उत्पादक स्पर्धा कैसे कर सकता है? यह कहा जाता है कि यूरोप में डेयरी फार्म करने वाले किसानों को
बहुत सब्सिडी है। मैं खुद जर्मनी गया था और मैं उस समय 1998-99 में 98-99 में देखकर आया था कि जर्मनी में एक गाय को, फिर वो दूध के लिए हो या गाय के मांस के लिए हो, बीफ के लिए हो, करीब करीब 500 यूरो पर ईयर सब्सिडी मिलती थी, हर साल की 500 यूरो। यानी उस समय का जो एक्सचेंज रेट था उसके हिसाब से वो 10,000 रुपए थी, क्योंकि उस समय यूरो नहीं था, जर्मनी का मार्क था और 20 रुपए का एक जर्मन मार्क था। तो एक गाय को पालने के लिए साल की 10,000 रुपए सब्सिडी। अब मुझे बताइए कि उनसे हमारे यहाँ का डेयरी वाला कैसा क्या स्पर्धा करेगा। दोस्तों, ये जो अंतर है पॉलिसी में का, इसके तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। हम सिर्फ किसानों को कहते उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ा। उत्पादन तो बढ़ा है ना, टेक्नोलॉजी नई नई आई है, उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी उत्पादन बढ़ रहा है। पर जब हम टेक्नोलॉजी का उपयोग खेती में करते हैं तो हम पूंजी का इस्तेमाल भी हमको बढ़ाना पड़ता है, कैपिटल भी खेती में बढ़ने लगता है। जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो रिस्क भी बढ़ती है, क्योंकि निसर्ग हमारे हाथ में नहीं है और बाजार भी हमारे हाथ में नहीं है। और हमारे देश में तो एक बात का और हमको ध्यान रखना है कि आज भी कई राज्यों में 80% जमीन ये रेनफेड एग्रीकल्चर है, ये ऊपर के बारिश पर निर्भर है, एक ही फसली जमीन है। और जब ऊपर के बारिश पर निर्भर है और निसर्ग और क्लाइमेट चेंज की बात अब हो रही है जो हमारे हाथ में नहीं है, तो कितनी बड़ी रिस्क है। पर क्या हम इन सब बदलती परिस्थितियों में हम इन किसानों को सुरक्षा देने के लिए कोई हमारी नीति बना रहे हैं क्या? तो उसका जवाब है नहीं बना रहे हैं। बीटी कॉटन लाया हमने इस देश में, किसान को बड़ी बड़ी कंपनियों का गुलाम कर दिया हमने। एक तरफ हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं, पर बीजों के बारे में किसान कंपनियों का गुलाम होते जा रहा है। वो अपने घर का बीज अब इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। हरित क्रांति में उसने रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया, कीटनाशक का इस्तेमाल किया, सिंचाई का इस्तेमाल किया और उत्पादन बढ़ाया। पर क्या हुआ? प्रोड्यूस एंड पेरिश, इस नीति से वो चलते गया। और इसलिए लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में 1965 में उन्होंने कृषि मूल्य आयोग की रचना की थी, एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन की रचना की थी, और उसका नाम बाद में बदल के कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस किया गया, CACP किया गया। उसका उद्देश्य ये था कि किसानों, आप उत्पादन बढ़ाओ, पर आपने उत्पादन बढ़ाया और बाजार में ज्यादा माल आया और दाम गिरे तो आप चिंता मत करो, सरकार आपको एक कम से कम ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, इसकी गारंटी देती है। और ये इसीलिए था कि उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया में किसान प्रोत्साहित होता रहे। पर आज वो MSP की गारंटी भी नहीं है। डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने जो MSP का फॉर्मूला तय किया गया कि पूरी कॉस्ट को हिसाब में लेकर उस पे 50% मुनाफा जोड़कर दाम दो, उसको भी अभी तक के स्वीकार नहीं किया जा रहा है। A2FL पे 50% दाम घोषित होते हैं और वो भी बाजार में नहीं मिलते हैं। आपके जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि पिछले साल मैंने खुद अपना गेहूं 1600 रुपए क्विंटल में बेचा था वर्धा में, जबकि उसकी MSP थी 1975 रुपए। और इसी साल जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया के बाजार में $14 एक बुशेल का दाम $7 से यानी दुगना हो गया। तो हमारे देश में 2500 रुपए में गेहूं बिकने लगा। और जब 2500 रुपए में गेहूं बिकने लगा, मेरे वर्धा के मंडी में भी बिका 2500 रुपए में गेहूं, तो हमने एक्सपोर्ट बंद कर दिया। अब जो देश एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात कर रहा है, जो देश किसानों को आत्मनिर्भर होने की और देश को आत्मनिर्भर करने की बात कर रहा है, वो थोड़े से दाम बढ़ने लग जाए तो एक्सपोर्ट भी बंद कर देता है। तो ये नीतियां कैसी है? और हुआ क्या बाद में कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध थोड़ा मंदा पड़ गया तो दुनिया के बाजार में $14 का दाम $10 पर आ गया और हमारे यहाँ पे फिर से गेहूं 2000 रुपए हो गया। कितना विचित्र है ये।
इसके बाद में और एक चीज आपको बताता हूं, रुपए का अवमूल्यन। ये कहा जाता है कि रुपए का अवमूल्यन नहीं होना चाहिए, रुपया स्ट्रांग रहना चाहिए, परंतु रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, इसलिए भारत के किसानों को थोड़ा सा तो भी कुशनिंग है। जरा सोचिए कि डॉलर में दाम गिर गए पर रुपया का अवमूल्यन नहीं होता और 80 रुपए का डॉलर नहीं होता, तो आज जो दाम मिल रहे हैं क्या वो दाम मिलते थे क्या? अब रुपए का अवमूल्यन हो रहा है और थोड़े दाम किसान को मिल रहे हैं, तो हम उसको महंगाई कहते हैं। महंगाई महंगाई महंगाई। अरे भैया, ये महंगाई नहीं है ना, ये रुपए के अवमूल्यन के कारण दाम बढ़ने वाले हैं। सबकी तनख्वाहें बढ़ती है, उससे मुद्रास्फीति नहीं होती है हमारे देश में, पर किसान को थोड़े से दाम ज्यादा मिलने लग गए तो हम उसको इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति, महंगाई महंगाई कहते हैं। मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सामने 2006 को यही बात रखने की दोस्तों कोशिश की थी कि गरीब को अनाज सस्ता मिलना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। परंतु उनको सवाल पूछा था कि गरीब को अनाज सस्ता देने के लिए अनाज पैदा करने वाले ने गरीब क्यों रहना चाहिए, इसका जवाब मुझे चाहिए। मैंने उनको ये कहा कि ये गोरे अंग्रेज की नीति थी, उनको हमको गुलाम रखना था और गुलामों को जिंदा रखने के लिए उनको अनाज सस्ता चाहिए था, और अनाज सस्ता चाहिए करके उन्होंने जमीन मालक, जमींदार, इजारदारों के माध्यम से गांव को गुलाम किया और उनकी मजदूरी कम करके उनको गुलाम किया और अनाज सस्ता लूटा। ये गोरे अंग्रेज की नीति ठीक थी, परंतु स्वतंत्र भारत में उद्योग को मजदूर सस्ता मिलना चाहिए और मजदूर सस्ता चाहिए करके अनाज सस्ता चाहिए, और अनाज सस्ता चाहिए इसलिए गांव वालों को गुलाम ही रखना चाहिए। ये स्वतंत्र देश की नीति ठीक है क्या? दोस्तों, विषय को छोटा करने के लिए मैं कहता हूं कि एक देश का प्रधानमंत्री जो दुनिया में अर्थशास्त्री करके सुधा मशहूर है, उनके सामने मैंने एक बात और कही और उनको कहा कि आपके सामने कुछ बात कहना इकोनॉमिक्स की, तो ये तो सूरज को दिया दिखाने जैसा है, तो मुझे आप माफ करें। मैंने कहा जब कभी भी आप 6वां वेतन आयोग इस देश में लगाएंगे तो 6वें वेतन आयोग का जो वेतन होगा कम से कम उस तुलना में हमारे गांव के मजदूर भाई बहनों की, किसान की कम से कम आमदनी होनी चाहिए, और उसको हिसाब में लेके फसलों के दाम तय करने चाहिए, और वो दाम बाजार व्यवस्था में, मार्केट इकोनॉमी में नहीं मिलेंगे, उसके लिए सरकार का हस्तक्षेप, गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए। मालूम है आप, उन्होंने बड़ी नम्रता से जवाब दिया। ये उनका बड़प्पन है कि एक छोटे से गांव में एक छोटे से कार्यकर्ता को कहते हैं कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, कृषि मूल्य आयोग के काम करने की पद्धति में बदल करने की जरूरत है, मैं दिल्ली जाकर कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष को बुलाकर उनसे बात करता हूं। दोस्तों, बड़ी नम्रता से मैं कह रहा हूं कि मनमोहन सिंह जी के ध्यान में आ गया था कि 90-91 के मुक्त अर्थव्यवस्था और नई आर्थिक नीतियों के कारण गांव और शहर में अंतर बढ़ रहा है, मनी सप्लाई की गैप बढ़ रही है, शहरों में पैसा ज्यादा है और गांव में उस तुलना में पैसा जा नहीं रहा है। इसलिए उन्होंने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। उन निर्णयों की तरफ आपका ध्यान खींचता हूं। उन्होंने रोजगार गारंटी योजना को राष्ट्रीय बनाया था, उसके लिए 40,000 करोड़ रुपए मनरेगा पहले ही बजट में उन्होंने दिए थे ताकि गांव में पैसा जाए। दूसरी बात, उन्होंने 70,000 करोड़ रुपए का पूरे देश का कर्जा माफ किया था किसानों का। उसमें हमारे ऊपर असिंचित किसानों पे अन्याय हुआ था, पर उसको बाद में थोड़ा दुरुस्त किया गया। अभी वो बात, पूरी बात मैं यहां बताता नहीं हूं। तीसरी बात, उन्होंने फसलों की एमएसपी ये 28 से 50% बढ़ाई थी। आप देख सकते हैं कि 7-8 की एमएसपी क्या थी और 8-9 की क्या थी। 2,000 रुपए का कपास का दाम 3,000 रुपए कर दिया था। ये सब चीजें की, परंतु यूपीए 2 में फिर शहरी अर्बन बायस के लोगों का दबाव बढ़ा और फिर ये सब परिवर्तन आगे नहीं बढ़ सका, और फिर यूपीए 2 में किसानों के फिर आत्महत्याएं, कर्जे बढ़ते गए, और उसी का एडवांटेज लेकर आज हम सत्ता परिवर्तन देख रहे हैं। दोस्तों, आज भी जरूरत क्या है? आज भी जरूरत यह है कि दुनिया के बाजार पर
उसके व्हीम्स पर किसानों को नहीं छोड़ा जा सकता। मैं आपको बता दूं कि इस साल खाने के तेल के दाम बढ़े, महंगाई महंगाई करके चिल्लाया गया, उस पर की इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी गई। कपास के दाम बढ़े, कपास की इंपोर्ट पर की ड्यूटी 0 कर दी गई। सोयाबीन के दाम बढ़े, उसके इंपोर्ट पर की ड्यूटी 0 कर दी और सोयाबीन की ढेप को भी इंपोर्ट करने की घोषणा कर दी। कल ही भारत सरकार ने तुअर के दाम बढ़ने लगे हैं, तो 3.5 लाख टन तुअर अफ्रीका के कुछ देशों से बुलाने का करार किया है, बर्मा से बुलाने का करार किया है। अब मुझे बताइए कि इस तरह से अगर उपभोक्ताओं के लिए दाम गिराने की नीति रहेगी तो उत्पादन बढ़ाने वाला किसान किस तरह से उत्साहित हो सकेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आत्मनिर्भर भारत की बात जब हम करते हैं तो देश के किसानों को उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ बढ़े हुए उत्पादन को सही मूल्य देकर, उनको मुनाफा देकर इस व्यवस्था में उसको एब्सॉर्ब करने की बात करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि हमारे देश में गरीबी है, इन गरीबों को सस्ता अनाज, खाने पीने की चीजें मिलनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। पर हमको ये भी सोचना है कि 75 साल स्वतंत्रता के हो गए, हम अमृतकाल मना रहे हैं और 75 साल स्वतंत्रता के होने के बाद भी हमें ये कहना पड़ रहा है कि 85 करोड़ लोगों को हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं। अब मुझे बताइए, आप बुरा ना माने तो 75 साल के स्वतंत्रता के बाद भी 85 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की नौबत देश में आ रही है। क्या इसका हमने अभिमान रखना चाहिए या इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए कि 75 साल के बाद भी 8 घंटे श्रम करके अपने पसीने से अपने परिवार का 2 समय का अनाज खरीदने की क्रय शक्ति भी हमने नहीं दी है? इसकी हमको गंभीरता से सोचने की जरूरत नहीं है क्या? दोस्तों, बात को ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि हमारे देश में इतना सूरज प्रकाश है, हमारे देश में बहुत अच्छी बारिश सब तरफ होती है, हमारी देश की जमीन उपजाऊ है, हम बहुत उत्पादन बढ़ा सकते हैं और ये उत्पादन हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आज तो ये कहा जा रहा है कि किसान को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अरे ये अन्नदाता तो ऊर्जादाता ही है ना। आप और हम किसान ने पैदा किए हुए चीजें जब खाते हैं तभी तो हमारे शरीर में ऊर्जा आती है और हम काम करते कि नहीं करते। परंतु किसान ने उद्योग के लिए ऊर्जा पैदा की, इथेनॉल पैदा किया, तो हम उस इथेनॉल को सब्सिडी देते हैं, उस गन्ने को सब्सिडी देते हैं, अनुदान देते हैं। पर अगर उसी किसान ने सूरज प्रकाश का इस्तेमाल करके, जमीन का इस्तेमाल करके, बारिश का इस्तेमाल करके जो अन्न पैदा किया है और उस अन्नदाता को, उस ऊर्जादाता को हम अनुदान नहीं देते हैं, अनुदान ये भीख नहीं है, ये अनुदान उसको प्रोत्साहन पर रकम है, ये हम कम स्वीकार करेंगे। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इन सब बातों को गांधी ने, विनोबा ने रखा था। विनोबा ने एक बात कही थी जिसके तरफ आपका ध्यान खींचता हूं कि विनोबा ने कहा था कि पैसा लफंगा है। परंतु विनोबा के कई साथियों ने पैसा लफंगा ये विनोबा ने कहा तो कांचन मुक्ति का आंदोलन किया। दोस्तों, कांचन मुक्ति से सवाल हल नहीं हुआ। विनोबा का कहना जो था बिल्कुल सही था कि पैसा लफंगा है। उनका कहना था कि जिस तरह से बस्ती में एक लफंगा है, उस लफंगे से बस्ती में अशांति रहती है। उस बस्ती वालों ने लफंगे पे नियंत्रण किया तो शांति आ जाती है। वैसा ही विनोबा का कहना था कि पैसा लफंगा है, पैसे के लफंगे गिरी पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए। दुर्भाग्य से आज पैसे के लफंगे गिरी पर लफंगों का, सट्टे बाजारों का नियंत्रण है और करके इसलिए समाज तकलीफ में है। दोस्तों, हम ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं, जैविक खेती की बात करते हैं, इसका विरोध का कोई कारण नहीं है, ये होनी चाहिए। परंतु हमने श्रीलंका में देखा है कि उत्पादन बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं नए तंत्रज्ञान की जरूरत भी है और इसलिए मोदी जी ने श्रीलंका की बात देखने के बाद में
जब दुनिया में फर्टिलाइजर के दाम बढ़ने लग गए तो फर्टिलाइजर की सब्सिडी उनको बढ़ानी पड़ी, क्योंकि भारत में अगर फर्टिलाइजर का यूज कम हो जाता दाम बढ़े करके तो उत्पादन कम होता, तो 140 करोड़ लोगों के लिए हम क्या क्या आयात करते थे। इसलिए मैं हर समय बात करता हूं एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की। आप भी गंभीरता से सोचिए, इस पर प्रयोग कीजिए कि कहीं पे भी हरित क्रांति में सिर्फ रासायनिक खाद इस्तेमाल करो ऐसा कहा नहीं गया है। यही कहा गया है कि खेत तैयार करो, गोबर खाद इस्तेमाल करो और फिर एनपीके एक बूस्टर डोज जैसा इस्तेमाल करो, बी कॉम्प्लेक्स के इंजेक्शन जैसा इस्तेमाल करो। तो दुर्भाग्य से हमारे नीति में सब्सिडी सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर को है, सब्सिडी सिर्फ आधुनिक उपकरणों को है, पर गोबर खाद के लिए, गाय को पालने के लिए सब्सिडी नहीं है। दोस्तों, वायफड़ में मैंने मनमोहन सिंह जी को कहा कि विदर्भ में 40% जमीन पे ज्वार बोई जाती है। आज तो ज्वार अमीर खाता है, पर आज विदर्भ में 2% जमीन पे भी ज्वार नहीं है। आप आकर देख सकते हो। उनको कहा ज्वार को सब्सिडी दो, जिससे कि ज्वार होगी, गांव के लोग ज्वार खाएंगे, कड़बा होगा, चारा होगा, जानवरें होंगे, गाय भैंस होगी, उसका गोबर खाद गौमूत्र होगा और उससे जमीन का कार्बन कंटेंट बढ़ेगा। पर ऐसे नीति को हम सब्सिडी नहीं देते हैं, प्रोत्साहन नहीं देते हैं। हम ड्रिप इरिगेशन को सब्सिडी देते हैं, हम बीटी कॉटन के लिए सब्सिडी देने को तैयार है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि खेती का विकास, इसके लिए हमको एक आउट ऑफ बॉक्स जाकर सोचने की जरूरत है। असिंचित खेती के लिए वो ग्रीन एनर्जी पैदा करता है ऊपर के बारिश पे, सूरज के प्रकाश पे, तो उसको तो ज्यादा अनुदान देना चाहिए, जैसा कि हम ग्रीन एनर्जी को देने के लिए तैयार है। इसका विचार कब करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि सब्सिडी किसान को देना ये भीख नहीं है, तो उसका तिजोरी में से हक है। एक आखिरी की बात आपके सामने रखता हूं और रुकता हूं। अमेरिका ने चीन से व्यापार युद्ध शुरू किया था ना। जब चीन से व्यापार युद्ध शुरू किया डोनाल्ड ट्रंप के काल में, तो अमेरिका ने चीन से आयात होने वाले कई चीजों पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाई। तो चीन ने क्या किया? चीन ने किया कि अमेरिका के सोयाबीन पे 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, कृषि उपज पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। तो अमेरिका ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप ने $12 बिलियन की सब्सिडी बढ़ा दी, दूसरे साल $16 बिलियन और चुनाव के साल में $19 बिलियन। दोस्तों, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आज दुनिया के बाजार में अभी नया कपास किसान का बाजार में आने का ये दाम गिरने लग गए हैं। $1.70 पे जो दाम गए थे और वो रुपए के अवमूल्यन के कारण भारत के किसानों को 12-13 हजार रुपए क्विंटल दाम मिला था। आज ऐसी परिस्थिति हो रही है कि दुनिया के बाजार में वो $1.70 का दाम $1 पर आ गया है। $1400 का खाने के तेल का दाम $1000 पर आ गया है। किसान का जब माल बाजार में आएगा तब उसको एमएसपी भी नहीं मिलेगी, ऐसी स्थिति है। खर्चे तो कुछ कम हो नहीं रहे, एजुकेशन कॉस्ट बढ़ रही है, हेल्थ कॉस्ट बढ़ रही है, सामाजिक दायित्व की कॉस्ट बढ़ रही है। और दोस्तों, आखिरी की बात कहता हूं, 2026 में 8वां वेतन आयोग आने वाला है। इस 8वें वेतन आयोग में कम से कम वेतन ये 45,000 रुपए महीना चतुर्थ श्रेणी कामगार का रहने वाला है, यानी 1500 रुपए रोज। आप सबके सामने एक सवाल विचार के लिए रख के जाता हूं कि अगर उधर 1500 रुपए महीना मिलने वाला होगा, तो विजय जावंदिया के खेत में काम करने वाले मजदूर को कम से कम 1500 नहीं पर 800,000 रुपए की मजदूरी तो मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और यह 800,000 रुपए की मजदूरी देने के लिए फसलों के दाम क्या चाहिए, किसान सम्मान निधि क्या चाहिए, खेती को अनुदान, इकोनॉमिक सपोर्ट क्या चाहिए, इसका विचार हमने आज से नहीं किया तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास सफल कैसा होगा? और इस देश में इंसान को इंसान जैसी जिंदगी देने की जो हमारी घटना है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो परिपूर्ण कैसी होगी? गांधी का और भगत सिंह का सपना पूरा करने के लिए हमको हमारे पसीने के दाम की व्यवस्था बनानी है। और इसीलिए एक दाने के 100 दाने 1000 दाने करने वाला जो किसान है, वही संपत्ति का गुणाकार करता है। पर उसी संपत्ति की लूट अगर होती रहेगी तो इस देश में गरीब और अमीर का जो अंतर बढ़ रहा है वो कम नहीं होगा।
इस पे सोचने के लिए आप सब लोगों ने मुझे जो मौका दिया है आपके सामने बात रखने की, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। आपके सवालों के मेरे बुद्धि से जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। नमस्कार। आदरणीय जी ओम। भ्राता जी, जी आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से हैं, वो कुछ अपना सवाल करना चाहते हैं। जी स्वागत है रमेश चंद जी। जी ओम, जब आपने मनरेगा की बात की तो मनरेगा में मैं एक प्रशिक्षण दे रहा था। उस समय जब उनके रेट बढ़ाए गए तो इतने कम रेट बढ़ाए थे कि जो सोच भी नहीं सकते हम। दूसरी बात यह है कि जो आपने लागत मूल्य की जो बात की, तो अभी दुबे जी ने पिछले दिनों एक आंकड़ा प्रस्तुत किया था, उसमें ये बताया था कि हमारे मूल्य किस तरह से कम हुए हैं और इधर क्या जो जिस पर आपने विचार किया है, परंतु इसका निराकरण क्या? निराकरण तो कुछ होता नहीं है। ये सब चीजें जो हम बहुत उच्च स्तर पे भी कहते हैं, छोटे स्तर पे भी कहते हैं, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही और इसीलिए मैंने मनमोहन सिंह जी से जो बातें हुई थी, जो देश के प्रधानमंत्री थे, और 2006 में उसके बाद में उन्होंने यूपीए 1 के अंत में जो निर्णय लिए थे उसकी भी जानकारी आपके सामने रखी। उन्होंने जो निर्णय लिए थे उसको आगे बढ़ाने की जरूरत थी। उन्होंने जो दाम बढ़ाए थे, उन्होंने जो मनरेगा में मजदूरी बढ़ाई थी, उसको हमने बाद में बढ़ाया ही नहीं। बिल्कुल आपने जी सही कहा है। मैं वही कह हाँ रहा हाँ। हूं मैं वही कह रहा हूं कि मनरेगा में भी मजदूरी बढ़ाने की जरूरत है, और मनरेगा में जो मजदूरी बढ़ेगी वो मजदूरी गांव का किसान दे सके, इसलिए उसको हिसाब में लेके फसलों के दाम भी बढ़ाने की जरूरत है। और फसलों के दाम अगर बाजार में नहीं मिलते हैं तो सरकार ने उसमें अनुदान देना चाहिए। आपको मालूम है मध्य प्रदेश में भावांतर योजना शुरू की गई थी, पर बाद में वो बंद हो गई, और इसलिए मैंने ट्रंप के समय उन्होंने अपने देश के किसानों को तुरंत किस तरह से सब्सिडी बढ़ा कर दी, वो भी बात मैंने आपके सामने रखी। मुझे ये लग रहा है कि देखिए, फिर एक छोटे में आपको बताता हूं कि हम वेतन आयोग में जो वेतन बढ़ाते हैं उसके लिए भारत अपने आर्थिक बजट में हर साल के व्यवस्था करता है। 7वें वेतन आयोग का जो वेतन बढ़ा उसके लिए भारत सरकार का 1 लाख करोड़ रुपए का बोझा बढ़ा है। 1 करोड़ मजदूरों के लिए, 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के लिए, और पूरे देश में राज्यों का वेतन भी उसी तुलना में बढ़ा, तो उनके लिए 4 लाख करोड़ की व्यवस्था की है। हम करोड़ों किसानों के लिए क्यों नहीं करते ये व्यवस्था? 6,000 रुपए दे रहे हैं और वो भी 72,000 करोड़ देते हैं तो उसके ढोल पीटते हैं। हमको इसके लिए हमारी राजनीति, अर्थनीति और समाज नीति नहीं बदलनी होगी? जी जी सर, और एक प्रश्न यदि ऐसा भी है कि यदि मनरेगा को किसान के लिए भी मतलब किसानी में उपयोग किया जाने लगे, बिल्कुल अभी सही। वो उपयोग नहीं हो रहा। यदि हम बिल्कुल यदि किसानी के काम में उपयोग हो जाए तो उसका अपने आप किसान को फायदा हो जाएगा, क्योंकि उन्हें अपनी मजदूरी कम देनी पड़ेगी और ये मजदूरी मिलेगी, उनको पर्याप्त मिल जाएगा। तो किसानी के काम के लिए बजट जो है वो लैप्स हो रहे हैं। यहाँ बिल्कुल पर सही। करोड़ों के बजट आते हैं और वो लैप्स हो जाते हैं, काम ही नहीं होते। पंचायत में काम नहीं होते, पंचायत में काम नहीं करवाते, मनरेगा के काम ही नहीं होते। जैसे मैं होशंगाबाद की यदि मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम की बात करूं तो यहाँ पर मजदूर ही नहीं मिल रहे, काम ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उतने कम में कोई मजदूर काम ही करना नहीं चाह रहा। बिल्कुल सही बात आपने कही है। मैं आपको याद दिला देता हूं कि उस समय आंध्र प्रदेश में उन्होंने छुट्टी पर जाने का निर्णय लिया था, धान नहीं बोएंगे ऐसा निर्णय लिया था, और उन्होंने यही बात कही थी कि धान के खेती में आप रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से काम करवा दीजिए। हम विदर्भ में जो ज्वार पूरी तरह से खत्म हो गई है, मैं कई सालों से यह मांग कर रहा हूं
कि जो किसान ज्वार बोएगा उसके खेत में बुआई से कटाई तक का ज्वार का काम ये रोजगार गारंटी योजना में कर दीजिए। हमारे जो मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस जी और अभी उप मुख्यमंत्री, उनसे उस समय भी वो नागपुर के ही है, उनसे भी मेरी बात हुई थी और उन्होंने उसको स्वीकार भी किया था, पर मुख्यमंत्री बनने के बाद में वो उसको भूल गए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा मानना यह है कि ये बात सब लोग स्वीकार करते हैं। जब आंध्र में ये बात आई तो शरद पवार जी ने इस तरह का विचार रखा था कि आधी मजदूरी किसान देगा और आधी मजदूरी सरकार देगी, पर बात आगे नहीं बढ़ती है क्योंकि हमारे देश के जो नीति निर्धारक है वो नेताओं से ज्यादा आईएएस अधिकारी है और ये सब शहरी है और ये बजट अपने लिए बनाते हैं, हमारे लिए नहीं बनाते हैं।